हेलो दोस्तों, अक्षय स्टडी सेंटर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विज्ञान कक्षा 9th के लिए चैप्टर नंबर 8 लेकर आया हूं, जिसका नाम है गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। नंबर 1 है ब्राह्म अवस्था, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ट पोजीशन। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु ब्राह्म अवस्था में होती है। जैसे मान लीजिए आप ही खड़े हुए हैं और समय बढ़ता हुआ जा रहा है और आपने अपनी पोजीशन को नहीं बदला है, तो वो ब्राह्म अवस्था कहलाती है। अब आती है गति अवस्था, मोशन पोजीशन। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती है तो उसे गति अवस्था या वस्तु गति में होती है, तो उसे गति अवस्था कहते हैं या वस्तु गति में होती है। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं तो टाइम बढ़ता जा रहा है और आपकी पोजीशन भी बदलती जा रही है, तो हम कहेंगे कि वस्तु गति अवस्था में है। अब आता है दूरी, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई कार है, कार 5 किलोमीटर चलती है, तो 5 किलोमीटर जो हो गई वो उसकी दूरी हो गई। पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। 5 किलोमीटर दूरी तय करी उसने, तो कह सकते हैं कि उसने 5 किलोमीटर दूरी तय करी है। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब बताइए अदिश राशि क्या होती है? कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। आता है विस्थापन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। कुछ नोट बने हुए हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है? कि जिसमें दिशा परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। विस्थापन कभी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन कभी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है परंतु दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब हम बात करते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जो बी पॉइंट पर रखी है, हमने उसे धक्का देकर ओ पॉइंट पर पहुंचा दिया, तो वो 6 मीटर चलती है। और फिर ओ से ए की तरफ पहुंचा दिया तो वो 4 मीटर चलती है। और फिर फिर ए पॉइंट से फिर ओ पॉइंट तक पहुंचा दिया तो फिर भी वो 4 मीटर चलती है। तो हम निकालेंगे दूरी कितनी हुई। तो तय की गई दूरी बी ओ प्लस ओ ए प्लस ए ओ, मतलब टोटल को जोड़ लेंगे कि 6 + 4 + 4 14 मीटर। और विस्थापन जो होगा, जैसे मान लीजिए बी से ओ की तरफ गई है तो 6 मीटर चले, फिर ओ से ए की तरफ गई है फिर 4 किलोमीटर चले, तो आपस में ही जुड़ जाएंगे। लेकिन वो क्या करा है, फिर वापस हो गई 4 मीटर फिर वापस हो गई, तो वो घटा देंगे। तो इसका आंसर हुआ 6 मीटर। जैसे मान लीजिए आपने 8 किलोमीटर दूरी तय करी और आप वापस आ गए 4 किलोमीटर, तो विस्थापन तो हुआ 4 किलोमीटर, क्योंकि 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 किलोमीटर हुआ विस्थापन। और दूरी जो होगी वो 8 + 4 मतलब 12 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी हमेशा कितनी भी चले वो तो ऐड की जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम वापस हो रहे हैं उसी रास्ते से तो फिर वो घट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। अब आता है एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे मान ली, इसका उदाहरण आगे देखेंगे। असमान गति जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय ना करे तो उसे असमान गति कहते हैं। अब देखते हैं समान गति और असमान गति का उदाहरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड और वो लगातार 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है। 4 मीटर चल रहा है तो वो हो गया एक समान गति, मतलब समान गति होनी चाहिए, मतलब दूरी उसकी समान होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं एक समान गति। अब मान लीजिए असमान गति का उदाहरण है, जैसे 1 सेकंड में 6 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 7 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, मतलब उसकी जो दूरी है वो अलग अलग है। टाइम एक ही है लेकिन दूरी उसने अलग अलग तय की है, तो उसे बोलते हैं असमान गति। अब आता है वस्तु की चाल, जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए चाल, इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम जो समय है कि एकांक रखेंगे, मतलब इसे एक मान लेंगे, समय को एक मान लेते हैं, तो क्या बचता है, दूरी बचती है। तो चली गई दूरी को ही हम चाल बोलते हैं कि चाल बराबर दूरी बटी समय होता है। तो इसे समय को जो मान लेते हैं वो एक मान लेते हैं। अब क्या बचा, केवल चाल बराबर दूरी बची, तो दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और इसका मात्रक भी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अगर आपको ये समझ ऊपर वाली परिभाषा समझ में नहीं आ रही है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ये भी ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अब आता है औसत चाल, जिसे बोलते हैं, औसत चाल से मतलब है कुल दूरी बटे कुल समय। हम कह सकते हैं कि तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगर कहीं औसत मिलता है तो हमेशा कुल से मतलब होता है। इसमें बात की गई है औसत चाल की, तो कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब आता है वेग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। चाल और वेग जो होता है वो एक ही चीज़ होती है, लेकिन वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है, लेकिन चाल अदिश राशि होती है। वेग में जो होता है उसमें दिशा भी होती है और चाल जो होती है उसमें दिशा नहीं होती है। अब वेग की परिभाषा कैसे है, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो उसे वेग कहेंगे, कि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। चाल और वेग का वास्तविक अर्थ देखते हैं हम कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, हमने उसे धक्का देकर 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसकी चाल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो चाल तो हमारी हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। और वेग जो होगा 5 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर जो दिशा बताएगा, तो वेग में दिशा भी बताएगा और चाल में दिशा नहीं बताएगा। तो वेग और चाल में यही अर्थ है। नोट लिखा है, वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं एवं चाल में केवल परिमाण होता है। अब आता है औसत वेग, जिसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। मैंने औसत के बारे में बताया, कुल से मतलब होता है इसमें कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वेग की दूसरी परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अगर कुल लग जाए तो उसे औसत वेग कहेंगे। अब आता है त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर से मतलब है बटे में समय अंतराल आएगा। वेग परिवर्तन की दर को, दर से मतलब है कि बटे में समय अंतराल आएगा, तो उसे हम वेग परिवर्तन कहते हैं।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। दर से मतलब होता है कि समयांतराल बटे में आएगा। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं तो A बराबर होता है अंतिम वेग v माइनस u अपॉन टी। त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक और वेग की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आता है गति की 3 समीकरण होती हैं। प्रथम है v बराबर u प्लस at। यहाँ पर जो v है वो है अंतिम वेग और u है वो है प्रारंभिक वेग। a जो है वो त्वरण है और t है समय। दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय और a बराबर त्वरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s बराबर है दूरी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।